स्वागत है आप सभी का आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ मैथ का एक और नया सेशन लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे हर रोज आप मिलते हैं और मैथ की क्लासेज आपको रेगुलर मिलती है। मैथ की क्लासेज में जो आपको कई टॉपिकों पे क्लासेज मिल चुकी है, पूरा क्लासेज आपको हो चुकी है। अभी जो वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वह है प्रतिशत पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप चारों पार्ट देख चुके होंगे और चारों पार्ट देखने के बाद 5वें पार्ट में आज प्रवेश कर रहे हैं। आज के पार्ट में भी बात करने वाले हैं प्रतिशत की, और प्रतिशत में जो बात कर रहे हैं वह क्वेश्चन अपन टाइप वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आपको एग्जाम में जो प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें यह टाइप भी एक मुख्य टाइप है कि जिसमें आपको प्रतिशत में परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले आप सभी को कुछ शब्दावली पे कार्य करना होगा या याद होनी चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक क्या होता है, एक होता है प्राप्तांक क्या होता है, और एक होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले जो निम्न शब्दावली है उनके बारे में कंफर्म होना चाहिए कि इन शब्दों को एक्चुअल में कहा क्या जाता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है यदि आपकी किसी सब्जेक्ट की एग्जाम है या उसमें जो जितने नंबर का पेपर आता है, जैसे आपको कहा जाए कि आपका मैथ का टेस्ट होगा और वह टेस्ट होगा जो 100 नंबर का होगा, तो वह 100 नंबर होने वाले हैं वह पूर्णांक होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है पूरे अंक जो होंगे, पूरे अंकों को पूर्णांक कहा जाएगा, या कहा जा सकता है जो 100% होगा, 100% अंकों को पूर्णांक कहा जाएगा। इस प्रकार से होता है। या हिंदी में और लिखना चाहे तो जितने नंबर का पेपर होगा, जितने नंबर का पेपर होगा, दोस्तों इस प्रकार से पूर्णांक होता है। या तो पूरे अंक कहा जा सकता है या जितने नंबर का आपका पेपर आने वाला है उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। जो पूरे नंबर होंगे वह अपने आप में 100% होंगे। अब बात करते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या होता है? दोस्तों इस शब्द से हम देख पाते हैं उत्तीर्ण में बांट सकते हैं, और अंक उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक फिक्स किए जाते हैं उन्हें उत्तीर्णांक कहा जाता है। जैसे कहा जाए आपको कि 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपको उत्तीर्णांक 36 रखा गया है, तो यहाँ पे उत्तीर्णांक होने वाला है 36। या पास होने के लिए जो मिनिमम अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्तीर्णांक कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि उत्तीर्ण या पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मिनिमम अंक। तो आपने देखा कि उत्तीर्णांक कौन क्या होता है? उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम आवश्यक अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्तीर्णांक कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राप्तांक। तो प्राप्तांक क्या होता है कि जैसे आपकी 100 नंबर का पेपर है, उनमें से 36 तो है जो उत्तीर्णांक है, और अब आपने इसमें से 50 नंबर लाए या 60 नंबर या 70 जो भी नंबर लाए जाते हैं उन्हें प्राप्तांक कहते हैं। प्राप्तांक से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं प्राप्त प्लस अंक अर्थात प्राप्त होने वाले अंक। तो यहाँ पे प्राप्तांक होता है कि कितने नंबर लेकर आए या प्राप्त होने वाले अंक, प्राप्त होने वाले अंक। तो आपने देखा कि प्राप्तांक क्या होता है? प्राप्त होने वाले अंक होता है। उत्तीर्णांक प्रतिशत पे बात करते हैं दोस्तों, यह उत्तीर्णांक होता है उसी को परसेंटेज रूप में बदला गया है। जैसे आपको कहा गया था कि 100 नंबर है जो पूर्णांक है, उसने जो मिनिमम जो उत्तीर्ण अंक है वह 36 है। तो हमें बताना है जो 36 है जो 100 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 36% प्राप्त हुआ। तो यहाँ से उत्तीर्णांक प्रतिशत आपने देखा कि 36% प्राप्त हुआ।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जो यह शब्दावली है वह समझ चुके होंगे। एक बार फिर से आप सभी के मध्य इनका रिवीजन कर देना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों सबसे पहले बात की पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है पूरे अंक या पूरे अंकों को कहा जाए जितने अंकों का पेपर होता है वह अपने आप में पूर्णांक होता है, और जो पूरे अंक होंगे वह अपने आप में 100% भी होंगे। दोस्तों फिर बात की उत्तीर्णांक पर। उत्तीर्णांक वह अंक होते हैं जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मिनिमम अंक हो, तो उन्हें उत्तीर्णांक कहा जाता है। फिर बात की प्राप्तांक पर, तो प्राप्तांक होता है प्राप्त होने वाले अंक, अर्थात जो जितने नंबर का पेपर होता है उनमें से वह विद्यार्थी कितने नंबर प्राप्त करता है उन्हें प्राप्तांक कहा जाता है। फिर बात की उत्तीर्णांक प्रतिशत पे, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होता है कि पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए जो मिनिमम प्रतिशत अंक निर्धारित किए जाते हैं उन्हें उत्तीर्णांक प्रतिशत कहा जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरीके से जो शब्दावली है वो समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं अब एग्जाम्पल पर कि किस प्रकार से जो परीक्षा पर आधारित है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए 320 अंक पाना, 320 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी ने केवल 280 अंक ही प्राप्त किया या प्राप्त किए तथा वह 8% अंकों से फेल हो गया, 8% अंकों से फेल हो गया, तो बताइए इस परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा? उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्णांक क्या होगा और उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 320 अंक पाना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उत्तीर्णांक जो हमें दिया गया है वह उत्तीर्णांक है 320 अंक है कि 320 अंक तो लाने ही होंगे, 320 अंक आएंगे तभी विद्यार्थी पास होने वाला है। लेकिन विद्यार्थी 280 अंक ही प्राप्त करता है, तो यहां से हमारे पास जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ वह प्राप्तांक 280 है। दोस्तों पास होने के लिए 320 नंबर चाहिए लेकिन उसने 280 अंक ही प्राप्त किए, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि वह कितने नंबर से फेल हुआ या कितने अंकों से फेल हुआ। तो अंक उसके आगे 320 में से 280 जाएंगे तो 40 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 40 अंकों से फेल हो चुका है। जी हाँ 40 अंकों से फेल हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह 8% अंकों से फेल हुआ। तो दोस्तों ये जो 40 की वैल्यू है वह 8% के बराबर है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि 1% की वैल्यू क्या होने वाली है। यहाँ से 1% की वैल्यू हमारे पास 5 प्राप्त हुई। इसी प्रकार 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो 500 प्राप्त होने वाली है, और जो 100% होगा वह अपने आप में पूर्णांक होगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो पूर्णांक निकल के आया वह 500 नंबर का ही है, पेपर है। 500 नंबर के पेपर में पास होने के लिए 320 अंक पाना जरूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी 280 अंक प्राप्त करके 8% अंकों से फेल हो जाता है। 8% अंक कहे या 40 अंकों से फेल होता है, दोनों एक ही बात है या बराबर है। 40 नंबर जो है 8% के बराबर है, तो 1% जो होगा वह 5 नंबर के बराबर होगा। इस प्रकार 100% की वैल्यू निकाली जा सकती है जो हमारे पास 500 प्राप्त हुई। तो जो पहला क्वेश्चन है वह सोल्व हो चुका है कि पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक हमारे पास 500 प्राप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तीर्णांक प्रतिशत पर कि उत्तीर्णांक
प्रतिशत। तो दोस्तों आपने देखा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 320 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से यह 320 अंक लाने कितने में से है, 500 में से। तो यह 320 500 का कितना प्रतिशत है, बस ये निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने वाली है, यहां से यह कटेगा, 5 6 30 और 5 चौके 20। तो आपने देखा कि 64% है जो उत्तीर्णांक अंक है। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में पूर्णांक हमारे पास 500 प्राप्त हुआ और जो उत्तीर्णांक प्रतिशत 64% है, और जो उत्तीर्णांक है क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 320 है, प्राप्तांक 280 है। इस प्रकार जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी परीक्षा में राम को, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 20 अंकों से 20 अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया किसी दूसरे चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और थोड़ा टाइप में भी लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया तथा किसी दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से पास हो गया, 20 अंकों से पास हो गया। तो बताइए, तो दोस्तों आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है पूर्णांक क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है उत्तीर्णांक अंक क्या है, उत्तीर्णांक अंक क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा है वह है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। दोस्तों यह 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाएगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए। दोस्तों 30% अंक प्राप्त किए, तो 30% अंक प्राप्त करने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो वह 20 अंकों से यहाँ पे फेल हो चुका है। फिर किसी दूसरे विद्यार्थी ने उसी एग्जाम में 32% अंक प्राप्त किए, उसने 32% अंक प्राप्त किए, वह 20 अंकों से पास हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें कंपैरिजन या तुलना करवाई जा रही है दो विद्यार्थियों की, कि एक ने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से फेल होता है, जबकि उसी एग्जाम में दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से पास हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि जब यह 30% नंबर ला रहा था तो वह 20 अंकों से फेल हो रहा है,
और फिर दूसरे विद्यार्थी एक है वह 32% अंक प्राप्त करता है, अर्थात 2% अधिक अंक प्राप्त करता है। और यहाँ से तो निकल के आता है जो यहाँ पे दोनों जुड़ने वाले हैं, फेल प्लस पास जुड़ेगा तो यहाँ से हमारे पास 40 आएगा। दोस्तों यहाँ पे सीधा याद करने के लिए जब समान समान दिए होंगे या फेल फेल यहाँ से घटने वाले हैं, पास पास घटने वाला है, फेल पास जो जुड़ेगा और यहाँ से पास और फेल भी जुड़ने वाला है। समान जब दोनों तरफ फेल होगा तो वह घटेगा, पास होगा दोनों तरफ तो भी घटेगा, और जब एक फेल एक पास होगा तो जुड़ेगा। आपने देखा कि एक फेल हुआ एक पास हुआ तो यहाँ से आपने देखा कि यह 40 अंक को इधर अंतर आया, और इधर यहाँ पे जो प्रतिशत निकल के आई वह 2% प्राप्त हुई। तो आपने देखा कि जब 2% की वैल्यू हमारे पास 40 दी गई है तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या होने वाली है, 1% की वैल्यू यहाँ पे 20 प्राप्त हुई। इस प्रकार बड़े आसानी से बता सकते हैं 1% की वैल्यू 20 हुई। इसी प्रकार जब 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो 100% यहाँ से 2 जीरो और लगेगी इधर तो 2000 होगी। तो आपने देखा कि 2000 है जो पूर्णांक है, अर्थात जितने 2000 नंबर का यह पेपर था इसमें से इन्होंने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 20 नंबर से फेल होता है। दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से पास हो चुका है। अब हमारे पास पूर्णांक आ चुका है, पूर्णांक है जो 2000 दिया गया है, दिया नहीं गया है, हमने निकाला है 2000 पूर्णांक आ गया है। अब उत्तीर्णांक अंक की बात करते हैं। दोस्तों जब एक विद्यार्थी ने 2000 में से 30% अंक प्राप्त किए तो इसका 30% निकालेंगे तो 30% निकालने पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 600 तो वह नंबर प्राप्त करता है कि वह 30% अंक प्राप्त किया लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि वह 20 अंकों से फेल हो गया। इस प्रकार हमारे पास जो 620 हुआ वह उत्तीर्णांक अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों उत्तीर्णांक अंक हमने किस प्रकार निकाले अभी एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों जो उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम अंक निर्धारित किए गए हैं वह 620 निर्धारित किए गए हैं। अब देखना है कि यह जो 2000 का कितना प्रतिशत है, यही उत्तीर्णांक प्रतिशत होने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 62 में 2 का भाग देने पर 31% प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे पास उत्तीर्णांक प्रतिशत है जो 31% प्राप्त हुआ। दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, उत्तीर्णांक प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, और उत्तीर्णांक अंक किस प्रकार निकालते हैं इन पे बात कर चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी के मध्य रिवीजन कर देना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल होता है, और जब दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से पास हो जाता है। तो दोस्तों जब कभी भी दो विद्यार्थियों की तुलना करवाई जाए तो तुलना इस प्रकार करने वाले हैं कि जब फेल होगा तो घटने वाला है, पास पास भी घटेगा और फेल पास जुड़ेगा और पास फेल यहाँ पे जुड़ने वाला है। दोस्तों सीधा सीधा बता सकते हैं कि जब दोनों तरफ वह समान होता है या पास पास में होता तो घटेगा, फेल फेल में जुड़ेगा, इस प्रकार बता सकते हैं। यहाँ पे 2% की वैल्यू हमारे पास 40 प्राप्त हुई तो यहाँ से 1% की वैल्यू 20 प्राप्त होगी, और जब 100% की वैल्यू निकाली जाएगी तो 20 गुना 100 किया जाएगा तो 2000 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आया है पूर्णांक वह 2000 है। दोस्तों अब पूर्णांक हमें पता चल चुका है तो यहाँ से बड़े आसानी से उत्तीर्णांक अंक और उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाला जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है तो हमें 2000 का 30% तो निकालना ही है। 2000 का 30% निकाला, 600 प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 अंकों से फेल हो गया तो इसमें 20 अंक ऐड और कर लिए जाएंगे, क्योंकि जितने अंकों से वह फेल हुआ वह जुड़ जाएंगे इसमें, तो इसमें जो पासिंग मार्क्स है वह हमारे पास प्राप्त होंगे, और पासिंग मार्क्स को उत्तीर्णांक अंक कहा जाता है।
अब हमारे पास उत्तीर्णांक अंक दिए गए हैं, इससे हमें बड़े आसानी से उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। 620 2000 का कितना प्रतिशत होगा? 31%, वही हमारा उत्तीर्णांक अंक होगा। दोस्तों आपने देखा कि परीक्षा से आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इस टाइप पर बात कर चुके हैं, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो अगले टाइप पर चर्चा करते हैं। जो अगला टाइप होने वाला है समुच्चय पर आधारित प्रश्न। समुच्चय पर आधारित प्रश्न। दोस्तों समुच्चय पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आज बात करने वाले हैं समुच्चय पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन वह किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको कह दिया जाता है जैसे कि चाय पीने वाले व्यक्ति हैं जो 50 हैं, चाय पीने वाले व्यक्ति 50, और फिर कहा जाए कि कॉफी पीने वाले हैं जो 30 हैं, फिर कहा जाए कि 20 व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इस प्रकार से जो दोनों पीते हैं उनमें जो कॉमन आने वाला है पार्ट, उसमें यहाँ लिखा जाता है यह है चाय और कॉफी दोनों के हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी चाय व कॉफी की होगी, कॉफी की है, यह केवल चाय की है और यह केवल है जो वह बात करते हैं कॉफी का है। तो आपने देखा कि अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि केवल चाय पीने वाले कितने व्यक्ति है, तो यहाँ से आएगा केवल चाय पीने वाले हैं, केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है। पूछा जाए केवल कॉफी पीने वाले की संख्या, केवल कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो केवल कॉफी पीते हैं वह इस पार्ट को कवर करते हैं और इस पार्ट में जो अंक है वह 30 है। अब पूछा जाए चाय पीने वालों की संख्या, तो चाय पीने वालों की संख्या 50 और 20 70 होगी। और पूछा जाए कॉफी पीने वालों की संख्या, तो 30 और 20 50 होने वाली है। आपने देखा इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है जो चाय व कॉफी पीने वालों की संख्या, तो आपने देखा कि यह 20 व्यक्ति हैं जो कॉमन है, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। दोस्तों यह तो है जो दो वस्तुओं की तुलना करवाएं, तब आपको 3 वस्तुओं की तुलना भी करवाई जा सकती है जो इस प्रकार से उनका संबंध बनता है, जो इस प्रकार से संबंध बनता है। यह है चाय पीने वाले, यह है कॉफी पीने वाले। अब बात करते हैं एक और ऐड हो गया दूध पीने वाले। दोस्तों आपको कहा जाए कि केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 और केवल दूध पीने वालों की संख्या 30 है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, जबकि इधर जो चाय और कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कहा जाए तो चाय और कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आएगी। माना यहाँ पे 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। आपको कहा जाए कॉफी और दूध पीने वालों की संख्या यहाँ पे आएगी, जो मान सकते हैं कि 15 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय और दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 मान सकते हैं, जो यहाँ पे रखी जाएगी। अब आपको कहा जाए कि जो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं, तो यहाँ पे जो तीनों का बिल्कुल सेंटर में जो आएगा चाय कॉफी दूध का, वह संख्या बिल्कुल सेंटर में लिखी जाएगी, तो 10 प्राप्त होगी। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको इस वेन डायग्राम में पुटअप करके वैल्यू को रखा जाता है और इन वैल्यू को रखने के बाद जो हमारे पास वेन डायग्राम प्राप्त होता है उनको बड़े आसानी से समझा जा सकता है। देखा हमने कि यहाँ पे चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, दूध पीने वालों को एक वेन डायग्राम में रख चुके हैं। इनको रखने के बाद इन क्वेश्चन को जो सोल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो हमने देखा इस प्रकार से रखा जाता है। चाय पीने वाले, इसमें पूछा जाए केवल चाय पीने वाले, तो हमने देखा केवल चाय पीने वाले हैं जो केवल इतने इतने पार्ट में है इनका, जो चाय केवल चाय पीने वाले केवल यह पार्ट कवर कर रहे हैं। तो इस पार्ट में जो संख्या होगी वह केवल चाय पीने वाले की हुई। अब केवल कॉफी पीने वाले की बात करें तो केवल कॉफी पीने वाले यह व्यक्ति होंगे, केवल दूध पीने वाले यह व्यक्ति हैं। यह तो जो केवल एक जो वस्तु है वह पीते हैं। अब दूसरी पे बात करते हैं कि चाय व कॉफी पीने वाले, तो इन जो चाय और कॉफी का जो कॉमन एरिया होगा वह इसको कवर कर रहा है। तो यहाँ पे यह आने वाला है।
कॉफी और दूध का एरिया यह है, और जो चाय और दूध का एरिया यह है। यदि पूछा जाए कि तीनों चाय, कॉफी और दूध पीने वाले का एरिया के बारे में यदि आपको पूछा जाता है, तो तीनों का एरिया यहाँ पे मध्य में हमारे पास प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आप जो समुच्चय पर आधारित जो आपको बेसिक बताया गया वह समझ चुके होंगे। तो अब बात कर चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के समूह में 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, तथा 60% विद्यार्थी विज्ञान विषय में फेल होते हैं तथा 20% विद्यार्थी गणित प्लस विज्ञान दोनों में ही पास होते हैं। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। दोस्तों, एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यार्थियों के समूह में 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। तो आप इसका डायग्राम है जो इस प्रकार बना सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। तो यह एक जो गणित का अपन बना लेते हैं, जो गणित का सर्कल बनाया। फिर इसमें है एक सब्जेक्ट विज्ञान, तो इसमें विज्ञान का सर्किल भी बनाने वाले हैं। तो यह सर्किल हो चुका है विज्ञान का। अब आपको कहा जा रहा है कि गणित में 70% विद्यार्थी पास होते हैं, 60% विद्यार्थी विज्ञान विषय में फेल होते हैं, 20% विद्यार्थी गणित और विज्ञान दोनों में ही पास होते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो इसमें जो दोनों का कॉमन होता है वह संख्या हमें लेनी है। कॉमन से आज से है कि यहाँ पे जो गणित और विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है दोनों में कॉमन है। तो इसमें तो यहाँ पे पास होने का लिए लिया गया है, तो हम भी इन दोनों में पास होने के लिए ही गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों में 20% पास होते हैं, तो दोनों के 20% यहाँ लिख लिए जाएंगे। जबकि इसमें कहा जा रहा है कि समूह में 70% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, तो यहाँ पे 20 तो ये हो चुके हैं। अब जो पास होने वाले की संख्या है 50 हो चुकी है। फिर कहा जा रहा है कि 60% विद्यार्थी विज्ञान विषय में फेल होते हैं। 60% विद्यार्थी यदि फेल होते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पास होने वाले का दिया गया है, तो हम गणना पास वाले की करेंगे। हमें 60% फेल वाले का वैल्यू दी गई है, तो 100 में से 60 फेल होते हैं, तो 40% तो पास होने वाले हैं। इसकी गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो विज्ञान में पास होने वाले हैं 40% है, 20% ये हुआ, और यहाँ से 20% ये हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन को डायग्राम में रख सकते हैं, इस प्रकार इसको डायग्राम में रखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो दोस्तों, यहाँ पास होने वालों की हमें संख्या ज्ञात हो चुकी है। 50 तो केवल गणित में, 50 हुए केवल विज्ञान में, और 20 हुए हैं जो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से 50 प्लस 20 आपने देखा कि 90% विद्यार्थी तो हमारे पास हुए, और बाकी के जो शेष बचे 10%, तो 10% विद्यार्थी यहाँ से फेल हो चुके हैं।
तो आपने देखा कि इस प्रकार से डायग्राम से क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक तरीका और है जिससे इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। चलिए उस तरीके पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मैथ में 70% विद्यार्थी पास होते हैं, तो यहाँ पे मैथ लिख लिया, 70% हुआ, यहाँ पे पास हुआ। फिर बात की साइंस की, तो साइंस के अंदर है जो आपने देखा कि 60% विद्यार्थी फेल होते हैं, तो यहाँ पे 60% लिख लिया कि 60% फेल हुए। फिर बात की मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर 20% विद्यार्थी होते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पे यह संक्रिया दोनों की दी जाती है, इसमें यदि फेल होने की जो बात की जाती है तो पूरे क्वेश्चन में पहले फेल होने वाली ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें अभी पास होने के लिए कहा गया है, तो गणना केवल पास वाली व्यक्ति की होगी। तो मैथ में पास वालों की संख्या है और जो विज्ञान में फेल वालों की संख्या है। 100 में से 60% फेल हुए, तो आप सभी को पता है कि 40% तो पास होने वाले हैं। हमें पास होने वाले की गणना करनी है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जो दोनों की कॉमन होगी उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ से 70 और 40 होगा, 70 प्लस 40 माइनस 20 होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका इस प्रकार होता है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट में पास होने वाले की होंगी उनको जोड़ा जाएगा और जो कॉमन होगा उनमें घटा दिया जाएगा। तो आपने देखा कि 70 प्लस 40 होगा 110, 110 में से 20 गया, बचा 90। तो आपने देखा कि 90% तो पास होने वालों की संख्या है और जो 10% शेष बचा वह फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। दोस्तों आपको दो तरीके इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का बताया गया। जो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है वह है वेन डायग्राम से इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों जब आपको यहाँ पे अभी तो 2 सब्जेक्ट की गणना करवाई जा रही है, जब इसमें 3 सब्जेक्ट की गणना करवाई जाएगी तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा लेंथी होता है। इसलिए आपको हमेशा इन क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से सोल्व करना चाहिए ताकि इनको बड़े आसानी से और कम समय में सोल्व किया जा सके। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह जो टाइप पढ़ाया गया वह अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आपके जो भी कमेंट आएंगे उनके आधार पर आप स्टडी परिवार एक जो परसेंटेज से संबंधित जितने भी डाउट होंगे उनके लिए एक डाउट सेशन अलग से रख दिया जाएगा। उसमें केवल आपको जितने भी डाउट होंगे उनके डाउटों के बारे में बात किया जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों परसेंटेज के जो टॉपिक है उसके अंदर चुनाव से आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसी जो चुनाव में या कुल वोटों की संख्या 10,000 है, उनमें से 10% ने वोट नहीं डाला और जो 90% ने वोट डाला उनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। उन अवैध मतों में या वैध मतों में से 3 विद्यार्थी हैं, एक ने 50%, दूसरे ने 30% और तीसरे ने 20% अंक प्राप्त किया। तो जीत हार का फैसला कितने अंकों से हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से जो इस मतदाता वाले क्वेश्चन आते हैं या चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों उससे पहले आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। दोस्तों जब कभी भी चुनाव होता है तो उसके लिए एक मतदाता सूची तैयार की जाती है और मतदाता सूची जो होती है, मतदाता सूची वह अपने आप में 100% होती है, क्योंकि उन जो मतदाता सूची आपके लिए या चुनाव के लिए तैयार की जाती है उन व्यक्तियों को ही उसमें चुनाव में वोट करने का मौका दिया जाता है। मतदाता सूची जो अपने आप में 100% होती है, इनमें से भी जैसे वोटिंग होती है जो परसेंटेज काफी कम होता है, जैसे 70% तो 70% वोटिंग होती है या 60%, 80%, यह जो आंकड़े निकल के आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे होती है कि कितने लोगों ने वोट डाला। एक तो होता है कि डाले गए मत, और दूसरा यहां से होता है कि कई व्यक्ति हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात मत नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मत नहीं डले
मत नहीं डले। तो दोस्तों यहाँ पे मतदाता सूची में अपने आप में 100% है, लेकिन जो अब डाले गए मत अर्थात जितने वोट पड़े हैं उन वोटों में से ही अब आगे की गणना की जाएगी। तो यहां से यह भी अपने आप में 100% हुआ। आपने देखा यहां से आपने देखा कि जब मतदाता सूची में से मत डाल दिए जाते हैं और उनके बाद जो मत डाले जाते हैं वह अपने आप में 100% होते हैं, क्योंकि जब आगे की सारी प्रोसेस होगी उन डाले गए मतों के आधार पर की जाएगी। यथार्थ जिन व्यक्तियों ने मत नहीं डाला उनसे हमें अब जो आगे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मतदाता सूची में डाले गए मतों के आधार पर ही जीत हार का फैसला होता है। अब इन डाले गए मतों में भी दो कंडीशन बन सकती है, तो होता है वैध मत, एक होगा वैध मत और एक यहां से होगा अवैध मत, कि कई वोट होते हैं जो अवैध घोषित हो जाते हैं या कई फर्जी तरीके से मत डाल जाते हैं, तो उनको जो जो चुनाव विभाग होता है, निर्वाचन मंडल होता है, वह उनको कैंसिल कर देता है। तो यहां से वैध मत होंगे। अब इन वैध मतों में से ही आगे की प्रोसेस की जाएगी, तो यह वैध मत भी अपने आप में 100% होने वाले हैं। अब इनको अवैध मत को हटा दिया जाता है। अब आगे की प्रोसेस जो होती है वह वैध मत से होती है। अब इन वैध मतों में से ही उम्मीदवारों को जो वोट पड़ते हैं, तो यहां से जैसे इस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक ने जो पहला उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और दूसरे जो उम्मीदवार है उसने देखा कि इस हिसाब से 48% मत प्राप्त किए। तो अब यहां से जो जीत हार का फैसला हुआ वह कितने प्रतिशत वोटों से हुआ, तो आपने देखा 48, 50 और 52, तो 4% मतों से जीत हार का फैसला हुआ। अर्थात जीतने वाले ने जो कुल वैध मत है उनके 4% अधिक मत अधिक लेकर वह जीत चुका है और हारने वाला भी 4% वोटों से हार चुका है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से केवल हार जीत का फैसला जो अपन वैध मतों के आधार पर किए जाते हैं। सबसे पहले बात की मतदाता सूची अपने आप में 100% होती है, फिर उसमें से जो मतदाता सूची में कभी भी पूरे वोट नहीं पड़ते हैं उनमें जो डाले गए मत होते हैं वह अपने आप में 100% होते हैं। कई व्यक्ति किसी कारणवश अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से उनकी गणना नहीं की जाती है। और यहाँ पे बात करते हैं डाले गए मतों पर। डाले गए मतों में से भी कई वोट हैं जो फर्जी तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो उनको कैंसिल या खारिज कर दिया जाता है। फिर हमारे पास वैध मत बचते हैं। तो वैध मतों में से अब उन जितने भी उस चुनाव में उम्मीदवार होंगे उनको विभाजन किया जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ वैध मत 100% बच चुके हैं, अब यह 100% में से 52% जीतने वाले ने प्राप्त किया और हारने वाले ने 48% मत प्राप्त किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हार जीत का फैसला केवल 4% मतों से निकल कर आया। दोस्तों यह था चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनका बेसिक तरीका, कि किस प्रकार से हमें पता तो होना चाहिए कि मतदाता सूची क्या होती है, डाले गए मत क्या होते हैं, अवैध मत क्या होते हैं या वैध मत क्या होते हैं, जीतने वाला व्यक्ति कौन होगा, हारने वाला व्यक्ति कौन होगा, इन पे बात कर चुके हैं। दोस्तों चुनाव के अंदर वही व्यक्ति ही जीतता है जो टोटल मतों के आधे से एक मत अधिक प्राप्त करता है, वह उम्मीदवार ही जीतता है। दोस्तों मत कितने भी हो सकते हैं, अपन यहाँ पे 100 मत मानते हैं कि एक चुनाव में 100 मत थे, तो किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए इसके आधे से एक अधिक अंक लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 50 + 1 51, 100 में से जो 51 मत लाएगा उसे विजय घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से चुनाव में जीता जाता है कि जितने भी मत होते हैं या मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची में डाले गए वैध मतों की संख्या से आधे से एक अधिक यदि कोई मत प्राप्त करता है तो वह उम्मीदवार जीतता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको यह टाइप अधिक क्लियर होने वाला है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का
डाले गए मतों का 54% प्राप्त करके 3200 मतों से जीत गया तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने वोट प्राप्त किए। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू इसी प्रकार से पूछा जाता है। यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जी हाँ मान लेते हैं पहला उम्मीदवार ये है, दूसरा ये है, दो उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 54% प्राप्त किया। पहले ने डाले गए मत अपने आप में 100% होने वाले हैं। इन 100% में से जो जीतने वाले ने 54% प्राप्त किया, तो दोस्तों बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं कि हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए। जो 100 - 54 होगा, यहाँ से 6, यहाँ से 46% हारने वाले ने प्राप्त किया। तो आपने देखा कि जीतने वाले ने 54% वोट प्राप्त किए, तो हारने वाले ने 46% करेगा। बड़े आसानी से यहाँ गणना की जा सकती है। और अभी यहाँ पे हमारे पास जो हार जीत का फैसला हुआ वह कितने अंकों से हुआ, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर निकालकर बड़े आसानी से बताया जा सकता है कि 46 और 54 में कितना अंतर है। तो हम बता सकते हैं कि 8% का अंतर है। दोस्तों हार जीत का फैसला 8% मतों से हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3200 मतों से जीत गया था। जो 8% की वैल्यू है वह 3200 दी गई है। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो 3200 है, जो 8 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। टोटल मत कितने हैं, तो यहाँ से 8 एकम 8, 8 चौक 32, 40 हुआ। तो टोटल मत यहाँ से हमारे पास 40,000 प्राप्त हुआ कि जो मतदाता सूची में मत थे उतने 40,000 हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। अब इसमें कहा जाए कि हारने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने वोट प्राप्त किए। तो दोस्तों यहाँ हारने वाले का जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में जीतने वाले का भी पूछा जा सकता है। तो जीतने वाले का भी बड़े आसानी से बता सकते हैं। या तो कुल मतों की संख्या निकाल कर 40,000 में दोस्तों 54% निकालेंगे तो वह जीतने वाले का होगा, और 46% निकालेंगे तो वह हारने वाले का होगा। इस प्रकार बड़े आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जब 3200 की वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो हमें निकालना है जीतने वाले का, तो 54 से गुणा करेंगे। और यदि क्वेश्चन में हारने वाले के लिए कहा जाए तो 3200 बटा 8 गुणा 46% निकालेंगे। अब इनको जो भी सोल्व करने पर हमारे पास राशि प्राप्त होगी वह जीतने वाले और हारने वाले की होगी। तो यहाँ से 21,600 तो जीतने वाले ने मत प्राप्त किए। अब इसमें से माइनस 40,000 में से 21,600 करेंगे तो हमारे पास 18,400 होगा। और आपने देखा कि 18,400 में जब 3200 का ऐड किया जाता है तो इसके बराबर हमें संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों इस प्रकार से चुनाव से आधारित तमाम क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा लेवल अप करते हैं और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी चुनाव में मतदाता सूची में 2 लाख वोट हैं, 2 लाख वोट हैं तथा इनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले तथा डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे
दो उम्मीदवार थे, इनमें से एक इनमें से एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का 60% 60% प्राप्त किया। तो बताइए हार जीत का फैसला हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ? फैसला कितने वोटों से हुआ? तो आपने देखा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी चुनाव में है जो मतदाता सूची में 2 लाख वोट हैं, इनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले तथा डाले गए मतों में भी 10% मत अवैध घोषित हो चुके हैं। और अवैध मतों घोषित होने के बाद इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 60% वोट प्राप्त किए। तो हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रकार क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो आपने देखा कि कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट हमारे पास 2 लाख है। इन 2 लाख में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, इससे आशय है कि 80% लोगों ने तो वोट डाले हैं, तो यहां से 80% आने वाला है। फिर कहा जा रहा है कि इनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो इनमें से 10% अवैध घोषित हुए, तो जो बाकी के 90% बचे वह तो वैध मत होने वाले हैं। तो यहां से 90% वैध मत हुआ। अब बात करते हैं कि जो इसमें चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 60% अंक प्राप्त किया, तो दूसरे जो उम्मीदवार होगा उसने 40% अंक प्राप्त किए होंगे। अब इनमें हार जीत का फैसला होने वाला है, जो इनका अंतर होगा 20% के बराबर होगा। तो यहाँ पे हार जीत का फैसला 20% मतों से हुआ। तो इस प्रकार से अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हार जीत का फैसला प्राप्त होगा। यदि इसमें कहा जाता कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, तो जीतने वाले के लिए यहाँ 60% निकाला जाता, हारने वाले के लिए 40% निकाला जाता। लेकिन यहाँ हार जीत की गणना की जा रही है, इसलिए दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त जो वोट होंगे उनका अंतर से ही हमें जो इनका हार जीत का फैसला प्राप्त होगा। यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ से 4 जीरो कैंसिल होगी, यहाँ से 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से यह जीरो कैंसिल। तो आपने देखा कि यहाँ पे 8 दूनी 16 160 हुआ, 9 दूनी 18 180 हुआ। अब 160 को जब 180 से गुणा किया जाएगा तो 288 प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि हार जीत का फैसला है जो 28,800 मतों से होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। बड़े बिल्कुल एक सिंगल लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व किया है हमने। बस शर्त यह है कि हमें इस क्वेश्चन को जो अपन जो रखते हैं वह रखना आना चाहिए। सबसे पहले कुल वेद मत या मतदाता सूची में कितने मत है उनको रखा गया। एक बार फिर से रिवीजन करना चाहता हूं मैं आपके सभी के मध्य कि जो टोटल मतदाता सूची में 2 लाख मत है, यहाँ पे कुल मत है, इनमें से 20% जो लोगों ने है वोट नहीं डाले, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 2 लाख के जो 80% बाकी शेष बचे उन लोगों ने तो वोट डाले, तो यहां से 80% से गुणा कर दिया जाएगा। फिर इनमें डाले गए मतों में से 10% मत हैं जो अवैध घोषित हो चुके हैं, तो 10% अवैध हुए, तो बाकी के जो 90% बचे वह तो वैध मत होंगे। तो 2 लाख का पहले 80% निकाला, फिर 90% निकाला, फिर हमारे पास टोटल डाले गए वैध मतों की संख्या प्राप्त हुई। अब उन वैध मतों में से एक जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% अंक प्राप्त किए और हारने वाले ने जब 40% अंक प्राप्त किया, तो हार जीत का फैसला होगा जो इन दोनों द्वारा प्राप्त किए गए वोटों का अंतर के बराबर होगा। तो इसने 60% प्राप्त किए, इसने 40, जो और अंतर हुआ वह 20% को हुआ। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कहा जाता कि जीतने वाले ने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ से हमें 60% से गुणा करते,
हारने वाले के लिए 40% से गुणा करेंगे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हार जीत का फैसला कितने मतों से होगा, तो 28,800 मतों से होगा। इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में देखा सबसे पहले परीक्षा पर आधारित प्रश्न, फिर बात की समुच्चय पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद की कि मतदाता सूची या चुनाव से आधारित प्रश्न। आज की क्लास में इन 3 टाइपों पे अध्ययन किया। दोस्तों आपको जब इनकी परसेंटेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस मिलने वाली है तब आपको पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में परसेंटेज टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है केवल कि परसेंटेज टॉपिक या किसी भी टॉपिक से किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं या टाइप वाइज किस प्रकार से क्वेश्चन है हम उनको सोल्व कर सकते हैं। अपन जब इन टाइप क्वेश्चनों को टाइप वाइज सोल्व करते हैं तो इनको याद रखने का बड़ा आसान तरीका होता है कि इनका जो भी बार बार रिवीजन किया जाएगा और आप टाइप वाइज अध्ययन करेंगे तो इन क्वेश्चनों को याद रखना बड़ा आसान होगा। इसीलिए आपको हमेशा जब कभी भी कोई टाइप पढ़ाया जाता है या कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको हमेशा टाइप वाइज अध्ययन करवाया जाता है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। जय हिंद जय भारत।